हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे थे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, जिसमें हमने बोरोन फैमिली करी, कार्बन फैमिली करी और लास्ट हमने किया था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कुछ एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जिसमें ग्रेफाइट थी, डायमंड था और फुलरीन्स थे। आज हम करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन कैसे होती है? डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन। जब हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करते हैं, उस टाइम पे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीडेशन हो रही है और हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर हमें स्मॉल स्केल में कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रिपरेशन करनी है, तो हम हीट करेंगे फॉर्मिक एसिड को विद कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 373 केल्विन टेम्परेचर पे, तो हमें मिल जाएगी प्योर कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन स्मॉल स्केल में। तो फॉर्मिक एसिड होता है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास एसिटिक एसिड होता है। अगर AaCH3H से रिप्लेस हो जाता है, तो हमारे पास बन जाता है फॉर्मिक एसिड। इसको हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे एट 373 केल्विन टेम्परेचर, तो हमें मिल जाएगा वाटर एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। और अगर हमें इसको कमर्शियल स्केल में बनाना है, उसके लिए हम यूज करेंगे कोक विद हॉट स्टीम। मतलब जिससे हम कोक को ट्रीट करेंगे हॉट स्टीम के साथ, तो हमें एक मिक्सचर मिलता है। अब ये हमारे पास कोक है, इसको अगर हम हॉट स्टीम के साथ ट्रीट करेंगे एट 473 से लेकर 1273 केल्विन टेम्परेचर तक, तो हमें एक मिक्सचर मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का, जिसको हम बोलते हैं वाटर गैस या फिर सिंथेटिक गैस। ये मैंने आपको पहले भी करवाया है, अगर आपको याद होगा, अगर आप फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैंने ये कौन सी वीडियो में करवाया। अब अगर इस स्टीम की जगह हम एयर का यूज करते हैं, तो हमने यहाँ पर स्टीम को रिप्लेस कर दिया एयर से। तो एयर के साथ जब हम कोक को ट्रीट करवाते हैं, तो हमें मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, जिसको हम कंबाइन करके बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। अब यहाँ पर हमें वाटर गैस या सिंथेटिक गैस मिली और यहाँ पर हमें प्रोड्यूसर गैस मिली। तो जब भी कोक को स्टीम के साथ, आपने बस ये याद रखना है, कोक को स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगे तो वाटर गैस मिलती है, और कोक को एयर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो प्रोड्यूसर गैस मिलती है। और ये प्रोड्यूसर गैस और सिंथेटिक गैस बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल फ्यूल्स होते हैं। ये कलरलेस होती हैं, ओडरलेस होती हैं और ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल होती हैं वाटर में। और ये पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करती हैं, जो मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करती हैं। एंड इस कार्बन मोनोऑक्साइड की इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसको यूज किया जाता है एक्सट्रैक्शन करने के लिए मेटल्स की फ्रॉम देयर ओर्स। मतलब ओर से जो मेटल की एक्सट्रैक्शन होती है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को यूज किया जाता है ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज लाइक दिस प्रोड्यूसर गैस और सिंथेटिक गैस। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि कैसे हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये ओर है आयरन का, जिसको हमने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ट्रीट करवाया, तो हमें आयरन एज ए मेटल मिली और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में हमारे पास एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, जिसमें से एक सिग्मा होता है और दो पाई बॉन्ड्स होते हैं। और यहाँ पर लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इन कार्बन, ये एक्ट करता है एज अ डोनर। और जब हीट करते हैं तो रिएक्ट करता है कई मेटल्स के साथ, जिनको हम और कई मेटल के साथ रिएक्ट करके बनाता है मेटल कार्बोनिल्स, क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं। एंड अब कार्बन मोनोऑक्साइड हाईली पॉइजनस गैस भी बन सकती है अगर ये
रिएक्ट कर जाए हीमोग्लोबिन के साथ, जो ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है उसमें आयरन मेटल प्रेजेंट होती है, अगर वहां पर ये रिएक्ट कर जाए तो ये पॉइजनस गैस बन जाती है, जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग भी हो सकती है। क्योंकि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होती है वो 300 टाइम्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है रेदर देन जैसे नॉर्मल कॉम्प्लेक्स बनता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच में, उसके कंपैरिजन में 300 टाइम्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाती है जब कार्बन मोनोऑक्साइड अटैच हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ। उसी वजह से पर्सन को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, क्योंकि ये प्रिवेंट करती है, रोक लेती है ऑक्सीजन को कैरी करने, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ब्लड में कैरी करके लेके जाता है तो उसको ये प्रिवेंट कर देती है और ऑक्सीजन सप्लाई बॉडी को नहीं मिल पाती, जिससे पर्सन की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही पॉइजनस गैस भी बन सकती है ह्यूमन के लिए। सो ये कुछ यूजेस थे इसके, कुछ इंपॉर्टेंट थी और कुछ इसकी प्रिपरेशन थी और कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अब कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड में सिंगल ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, एंड इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कंबस्शन ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंटेनिंग फ्यूल्स। तो इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मतलब एयर में अगर कार्बन या कार्बन से रिलेटेड कोई भी फ्यूल होगा उसकी कंबस्शन होगी तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो C+O2 गिव्स CO2 एंड CH4+ यहाँ पर ये कार्बन के साथ एयर रिएक्ट करिए तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, और ये कार्बन कंटेनिंग फ्यूल है मीथेन गैस, ये अगर एयर के साथ रिएक्ट करिए तो भी हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है। और अगर हमें इसे लेबोरेटरी में प्रिपेयर करना है तो हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं और उसको ट्रीट करवाते हैं डाइल्यूट HCl के साथ। तो यहाँ पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट को डाइल्यूट HCl के साथ ट्रीट करवाया तो कैल्शियम क्लोराइड मिला और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर। और अगर कमर्शियल स्केल में करना है तो इसको हम लाइमस्टोन को हीट करके प्रिपेयर कर सकते हैं। जब कैल्शियम के कंपाउंड्स कराए उसमें मैंने आपको अच्छे से बताया था। एंड इट इज ऑल्सो ऑडरलेस एंड कलरलेस गैस, और ये लो सोल्यूबल होती है वाटर में, जिसकी वजह से इसको हम यूज कर सकते हैं बायोकेमिकल और जियोकेमिकल पर्पसेस के लिए। एंड जब ये वाटर के साथ ट्रीट करते हैं इसको हम तो हमें कार्बोनिक एसिड देती है H2CO3। भी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 0.03% तक प्रेजेंट होती है, एंड जिसको रिमूव किया जाता है प्लांट्स के थ्रू इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वो प्लांट्स यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जिसमें एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में, जिसकी रिएक्शन है सनलाइट की प्रेजेंस में और यहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है प्लांट उसको वाटर के साथ मिलके ये ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, साथ में ऑक्सीजन और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये है हमारे पास होल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो जिसमें हम देख सकते हैं कि कैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज कर रहे हैं। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, क्योंकि इसी वजह से प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, इसी प्रोसेस की वजह से फोटोसिंथेसिस की वजह से वो अपना फूड बनाते हैं। साथ ही फूड चेन वो चलती है तो हम लोगों को भी एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोगों को भी वो फूड साइकिल में इंक्लूड होते हैं, तो मतलब हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह ये एज सच पॉइजनस नहीं होती है, लेकिन जो हमारे पास कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आजकल हो रहा है या कुछ जो हमारे पास पोल्यूशन हो रहा है उसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है वो हमारे एटमॉस्फेयर को नुकसान पहुंचा रही है। मतलब आपने सुना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में या फिर ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत बड़ा रोल है ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने में। तो उसके लिए ये हार्मफुल हो सकती है, हम ह्यूमन बीइंग के लिए ये हार्मफुल नहीं होती है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस जो एटमॉस्फेयर पे रिलीज होती हैं ड्यू टू कंबस्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या पोल्यूशन की वजह से, तो वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है डे बाय डे। मतलब ये बहुत सालों से ये प्रोसेस हो रही है, तो अब तक
बहुत टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का, जो अर्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को हम एज अ सॉलिड भी ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे? ड्राई आइस के रूप में। ड्राई आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ड्राई आइस को यूज किया जाता है एज अ रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम्स एंड जो हमारा फ्रोजन फूड होता है उसमें। गैशियस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स में भी यूज होती हैं, जैसे जो हमारे पास ये कोक, फेंटा, पेप्सी, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जो फिज की आवाज आती है ना जब हम बॉटल को ओपन करते हैं, तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से ही आता है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड को फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है, क्योंकि फायर के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बुझा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, दो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरफ एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इस तरफ, sp हाइब्रिडाइज कार्बन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है एंड ये एग्जिस्ट करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसे होता है, और अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ और इसके पास 3 लोन पेयर आ जाएंगे, ये डबल ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका वो होता है, और ये इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट गैसेज हैं, और मैंने आपको और भी बहुत सारी टर्म्स इसमें करवाई, जैसे प्रोड्यूसर गैस, सिंथेटिक गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। तो ये सब भी बहुत सिंगल, और ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको सेपरेटली भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग एंड विद विज्ञान।